नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी भर्ती होनी है, हमने उसके लिए एक फुल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे और सबसे पहले हम जीएस को ख़त्म करेंगे भाई। ठीक है भाई, मैं आपको 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। आज ही हमारा 8वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट है वर्दी आजकल 24 चैनल पर, आप जाइए और अपनी तैयारी को आंकिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और मैं आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से आपके एग्ज़ाम की तिथि भी निर्धारित हो चुकी है, जो कि आपकी 23, 24, 25, 30 और 31 यानी 5 दिन आपका एग्जाम होगा। ये आपका अगस्त महीने में होगा भाई, अगस्त। ठीक है भाई, तो आपके पास समय बहुत कम है और आपका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है भाई, तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है आपका कि एडमिरल कप किससे संबंधित है भाई। एडमिरल कप जो आपका वो नौकायान से संबंधित है। नौकायान एक कप और पूछता है आपका नौकायान से जिसका संबंध है, वेलिंगटन कप। कौन सा भाई? वेलिंगटन। वेलिंगटन कप भी आपका जो है वेलिंगटन वह। ठीक है भाई, जो आप ये मुक्केबाजी देख रहे हो, मुक्केबाजी के लिए एक आपका कप दिया जाता है जिसका नाम है वेल बारकर कप। वेल बारकर कप। ठीक है भाई, जैसे अभी आपने नौकायान के लिए मैंने आपको बताया कि 2 कप, एक तो आपका वेलिंगटन कप और आपका एक एडमिरल कप। आप सभी को बताया कि हमारे भारत में केरल केरल में भी आपका जो है एक नौकायान रेस होती है भाई। नौकायान रेस। ठीक है, बहुत सारे लोग आपके नाव में बैठे होते हैं और वो रेस लगाते हैं। एक त्योहार मनाया जाता है ओणम। ओणम बनता है कहाँ पे? केरल में आपका। तो ओणम के उपलक्ष्य में ही ये रेस आपकी लगाई जाती है भाई। ठीक है, आपने एक मूवी भी देखी होगी टाइगर श्रॉफ की, उसमें आपका इस तरीके से एक चलचित्र है भाई। ये जो आप शब्द देख रहे हो बिलीडर्स, इसके लिए एक शब्दावली प्रयोग होती है, क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है कि क्यों शब्द किस खेल से संबंधित है। तो क्यों शब्द का संबंध आपका किससे भाई? बिलीडियर्स से भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ठीक है, तो एन संजीवा रेड्डी यानी नीलम संजीवा रेड्डी आपके पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे भाई। ठीक है, ये कब चुने गए थे? 1977 से 82 तक। ठीक है, इनके लिए एक विशेषता और है कि ये लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं भाई। ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? तो इनके प्रतिपादक हैं आपके प्रोफेसर जेके मेहता। अब ये आवश्यकता विहीनता सिद्धांत है क्या भाई? इसका सीधा शाब्दिक अर्थ है कि आपकी आवश्यकताओं को न्यूनतम करना। यानी हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको क्या है? न्यूनतम करना। कि हम जो हमारी नेसेसरी नीडिंग है, जो हमारी जितनी भी नीड है, वो किस प्रकार से कम हो, उसके लिए एक आपका मॉडल लेके आए थे अर्थशास्त्री। कौन सा? आवश्यकता विहीनता सिद्धांत। ठीक है, प्रोफेसर जेके मेहता। ठीक, अब लेकिन एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? भाई, आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत तो दिया था आपका प्रोफेसर जेके मेहता जी ने, लेकिन आवश्यकता सिद्धांत
ये आपका दिया था मैस्ले ने, मैस्ले। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? यानी जो हमारा ये सूर्य है, जो सूर्य हमें दिखाई देता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं भाई? तो उस पार्ट को हम कहते हैं भाई आपका प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर भाई। ठीक है, अब थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं भाई, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। थोड़ा देखते हैं भाई, पहले देखते हैं सूर्य। सूर्य, सूर्य पहली बात क्या है? सूर्य एक तारा है भाई। क्या भाई? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है? ये सौर मंडल का क्या प्रधान है? सौर मंडल का क्या है? प्रधान है भाई, इसलिए इसको सौर मंडल कहा जाता है भाई। ठीक है। तीसरा, आकाश गंगा का जो केंद्र होता है, जो हमारी आकाश गंगा है, आकाश गंगा है जिसमें हमारा सूर्य रहता है, हमारी आकाश गंगा है कैसी भाई? तो हमारे आकाश गंगा का नाम भाई दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, अंग्रेजी में आ जाता है मिल्की वे। ठीक है जी। हमारे जो सूर्य है, हमारा सूर्य किस आकाश गंगा में है? तो उसका नाम है दुग्ध मेखला। और इसका आकार कैसा है भाई हमारे आकाश गंगा का? तो सर्पिला आकार, सर्पिला आकार। यानी कभी हमने कंचे खेले, तो कंचे खेलने वाला जो आकार होता था इस प्रकार से, ये आकार हमारा जो है ये सर्पिला आकार था भाई। आगे इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई? आपको पता है कि हमारे जो 8 ग्रह हैं, 8 जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते भाई। लेकिन सूर्य भी हमारी जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा मान लो उसका केंद्र है, हमारी आकाश गंगा का यह केंद्र है। और सूर्य इस केंद्र से किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है भाई, पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। बल्कि हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। जब हमारी आकाश गंगा का सूरज चक्कर लगाता है भाई, तो एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना समय लगता है भाई? यानी इसका चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो इसको लगता है भाई लगभग आपके 25 करोड़ वर्ष। कितने वर्ष? 25 करोड़ वर्ष। और इस 25 करोड़ वर्षों को हम गैलेक्टिक ईयर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? गैलेक्टिक ईयर, गैलेक्टिक ईयर या कॉस्मिक ईयर भी बोलते हैं। कॉस्मिक ईयर भी इसी को बोलते हैं भाई। अब थोड़ा सा, जैसे हमारा ये सूर्य है और ये हमारी भाई पृथ्वी है भाई, पृथ्वी। थोड़ी तुलना करते हैं भाई, हम सूर्य से पृथ्वी की तुलना करते हैं भाई। ठीक है। सबसे पहली तुलना हम करेंगे कि हमारे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है भाई? तो ये दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। यानी अगर हम पृथ्वी से सूर्य की तरफ चलें तो हमें कितना चलने पड़ेगा भाई? 14.96 करोड़ किलोमीटर हमारी पृथ्वी से दूरी है सूर्य की। अब सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना बड़ा भाई? व्यास की बात करूं तो 109 गुना बड़ा भाई, 109 गुना ये बड़ा है। किसमें? व्यास में। व्यास आपको पता है कि त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, 109 गुना बड़ा हो गया। लेकिन हमारा सूर्य का व्यास है कितना भाई? हमारे सूर्य का व्यास है 13,92,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है भाई। अब आपको पता है कि सूरज से क्या निकलता है भाई? ऊर्जा, ऊर्जा। और ऊर्जा का स्रोत क्या भाई? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में होता क्या भाई?
नाभिक के संलयन में आपका होता है भाई हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन प्लस हीलियम भाई, हाइड्रोजन और हीलियम। लगभग 71 आपकी हाइड्रोजन होती है और लगभग आपकी हीलियम होती है 26 साढ़े 26 के समथिंग भाई, बाकी अन्य होती है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम देखते हैं सूर्य को भाई। सूर्य जो आप देखते हो इसकी आपकी 6 लेयर हैं, 3 लेयर आपकी आंतरिक है और 3 लेयर आपकी बाहर है भाई। जो 3 लेयर आपकी वो आंतरिक है और 3 लेयर है आपकी बाहरी। ठीक है, सबसे पहले सूर्य के केंद्र को देखेंगे भाई, यहाँ पे बिल्कुल जो ये जो, ठीक है, जो सूर्य का केंद्र है इसको बोलते हैं आपको क्रोड। क्या बोलते हैं भाई इसको? क्रोड या कोर। क्रोड से जब आगे संरचना देखते हैं भाई, ये वाली जो है, ठीक है, तो इसे कहते हैं भाई विकिरण मंडल यानी रेडिएशन जोन। जब और आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा जो है तीसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है भाई, तो आप ये देखोगे यहाँ पे, तो इसे कहते हैं आप संवहन मंडल यानी कन्वेक्शन जोन। जब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं भाई आपका प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। जो हमको दिखाई देता है ना सूर्य, वो हमको यही परत दिखाई देती है भाई सूर्य की। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे भाई, इसको कहेंगे वर्णमंडल या आपका क्रोमोस्फीयर। और जो सबसे बाहर की परत है उसे बोलेंगे किरीट भाई। क्वेश्चन जो पूछा था आपसे प्रकाश मंडल से क्वेश्चन पूछा था। हम इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं भाई। इसको याद करने की ट्रिक है कवि सांप बन के। आपने गाना सुना होगा कभी राम बन के, तो आप इसको याद कर लो कवि सांप बन के। ठीक है, अब इसको करते हैं K फोर आपका क्रोड, V फोर आपका विकिरण, सा फोर आपका संवहन मंडल, पे फोर आपका प्रकाश मंडल, 1 फोर आपका वर्णमंडल और K फोर आपका किरीट भाई। आपको याद करने का तरीका है भाई ये। ठीक है, अब इससे जो भी फैक्ट निकलते हैं भाई, सबसे पहले देखते हैं भाई क्रोड। क्रोड से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं भाई। सबसे पहले कि ये इसका केंद्रीय भाग है भाई, आप देख चुके होंगे सारी संरचना। क्रोड का तापमान सबसे ज्यादा होता है भाई कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस भाई। ठीक है, इसकी अवस्था कैसी है? आपसे पूछेगा कि ठोस अवस्था में है, गैस में है, द्रव में है, तो भाई ये आपका प्लाज्मा अवस्था में, जो आपकी पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस क्रोड में जो आपका ईंधन का साधन है, जो आपके ऊर्जा का साधन है, वो आपके नाभिक के संलयन, जो कि आपकी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बनते हैं। क्रोड से जब अगली परत पर चढ़ेंगे भाई, तो वो आपकी विकिरण मंडल, यानी जब केंद्र से बाहर की तरफ चलेंगे तो विकिरण मंडल क्या आपका ये कोर से ढका हुआ होता है भाई। ठीक है, जो विकिरण मंडल से निकलती हुई ये जो कोर की तरफ से ज्वाला आती है ना, जो ऊर्जा निकलती है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो आप कोर से और विकिरण की तरफ बढ़ रहे हो, ये जो ऊर्जा निकले ना बाहर की तरफ, ये ऊर्जा आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आपकी ऊर्जा निकली है भाई। इसके एग्जाम्पल आपके एक्सरा, गामा और आपकी फोटोन भाई। विकिरण से जब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपका एक मंडल पड़ेगा संवहन मंडल भाई। ठीक है, ये संवहन मंडल क्या है? हाइड्रोजन सेल का बना है भाई ये। अगला है आपका प्रकाश मंडल, यही आपका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। इसमें मैंने 4 स्टार लगाया भाई। क्यों? क्योंकि प्रकाश मंडल ही हमें दिखाई देता है, ये दृश्य प्रकाश है। इसका तापमान भी पूछ रहा था भाई कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस भाई। लेकिन जो क्रोड का टेम्परेचर था वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है भाई। ठीक है भाई, लगभग आपका 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इस प्रकाश मंडल पर कभी कभी आप देखते होंगे सूर्य को, तो इस पे काले धब्बे पाए जाते हैं भाई। इस काले धब्बों को हम सूर्य कलंक बोलते हैं भाई। सूर्य पे कलंक लग गया हो, ये सूर्य कलंक क्या है? ये सूर्य कलंक सिर्फ और सिर्फ आगे जो हम वर्णमंडल में जो ऊर्जा भेजते हैं, ये ऊर्जा का स्थानांतरण है। यानी प्रकाश मंडल से जो अगली लेयर में हम पढ़ेंगे उसका नाम है वर्णमंडल। वर्णमंडल की तरफ जो आपका प्रकाश बढ़ता जाता है उसे हम सूर्य कलंक कहते हैं। यानी एक तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है भाई। और ये काले धब्बे तो होते हैं ना, इन काले धब्बों का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक है। और ये काले धब्बों
में कभी कभी वृद्धि भी होती है, कभी कभी कमी भी होती है। यानी कभी कभी आपको ज्यादा काले धब्बे दिखेंगे, कभी कभी आपको कम काले धब्बे दिखेंगे। ये धब्बे आपके 11 वर्षों में दिखाई देते हैं कम, और इसकी वृद्धि का कारण भाई 11 वर्ष। ठीक है, इससे जब आगे बढ़ेंगे तो वर्णमंडल है भाई, वर्णमंडल ये क्या है? ये सूर्य का एक प्रकार से वायुमंडल है भाई। ठीक है, इसमें क्या है, एक आपको घटना मिलती है भाई सौर ज्वाला की। सौर ज्वाला, सौर ज्वाला क्या है? ये सूर्य की सतह पर होने वाला विस्फोट है भाई। एक तरीके से जब विस्फोट होता है तो वहां पर लपटें होती हैं भाई, जो हमें दिखाई भी देती हैं, लेकिन हमें कहा ये कभी कभी उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देती हैं और कभी कभी दक्षिणी ध्रुव पे दिखाई देती हैं। जब ये उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देती हैं तो ज्योग्राफी की भाषा में इसको अरोरा बोरियलिस बोलते हैं भाई, और जब ये दक्षिणी ध्रुव पे दिखाई देती है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस दिखाई, ऑस्ट्रेलिस। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो आपका वो दक्षिणी ध्रुव में ही पड़ता भाई। ठीक है, अगला भाई आपका कोरोना। कोरोना क्या आपका भाई? कोरोना, कोरोना, कोरोना क्या है? ये सबसे, ये बाहर की परत है भाई, सबसे बाहरी परत है। ठीक है, सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या है? कोरोना, और सबसे आंतरिक परत आपकी क्रोड। ठीक है, कोरोना में केवल ये कोरोना कब होती है घटना? सूर्य ग्रहण की घटना जो है ना, ये आपकी इसी उस पे होती है कोरोना में। एक आपके लिए होमवर्क है भाई, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर की घटना जो है वो कहां होती है और कैसे होती है भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी, कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से एक तो नर्मदा आपकी निकलेगी और एक आपकी सोन नदी। ठीक है भाई, सोन नदी या आपकी स्वर्ण नदी भाई कहां से निकलेगा भाई? अमरकंटक की पहाड़ी से। आपको बता दो, सोन नदी है ये आपका उत्तर की तरफ चलेगी भाई, ऊपर की तरफ, और जो आपकी नर्मदा नदी है ये आपकी क्या भाई? ये आपकी पश्चिम की तरफ, ये आपकी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है नर्मदा, और सोन नदी जो है वो उत्तर की तरफ बहने वाली नदी है। सोन नदी आपकी गंगा में मिलती है, कहां पर? ये गंगा में जाके मिल जाती है पटना के समीप। कहां पर? पटना के समीप। सोन नदी की आपकी जो सहायक नदी है, जो कभी कभी आपके पेपर में पूछी भी जाती है भाई, वो कौन कौन सी है? एक तो रिहंद, आप मुझे बताओगे रिहंद बांध कौन सी नदी पर? रिहंद, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल के ओयल है कोयल, जोहिला नदी भी, जोहिला, जोहिला, गोपट, ये गोपट पूछा था एक पेपर में भाई, गोपट, गोपट, और आपकी कानहार, कानहार, कानहार। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी नर्मदा नदी है भाई, नर्मदा नदी है भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? यानी अग्नि में कब आग नहीं लगती है? तो आपको बता दो, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे बड़ा कारण होता है भाई आग लगाने के लिए, सबसे बड़ा कारण है ऑक्सीजन आग लगाने के लिए। ऑक्सीजन लेवल अगर 15% से कम है, अगर ऑक्सीजन लेवल 15% से कम है हवा में, तो आपकी आग नहीं लगेगी भाई, आग नहीं लगेगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन आपका 15% से ज्यादा है तो आग क्या भाई? आग आपकी लगेगी, लगेगी। इसलिए आप देखोगे वायुमंडल में जो आपकी ऑक्सीजन जो है 20.95% भाई, और हम देखते हैं कि हम कहीं पर भी आग लगा सकते हैं भाई। अगर यही ऑक्सीजन, अगर वायुमंडल में यही ऑक्सीजन 13% या 12% होती तो आग लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर आपकी जो अग्नि है वो ज्वलनशील नहीं हो पाती भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? तो भाई आपके टीपू सुल्तान थे,
जिन्होंने फ्रांसीसियों की मदद की थी अंग्रेजी शासन को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए। टीपू सुल्तान ने और क्या काम किया था भाई? फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हुई थी, फ्रांस की क्रांति में फ्रांसीसियों को मदद की थी। दूसरा, रंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम में क्या है? एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था भाई, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। यही जो टीपू सुल्तान है वो जोकोबिन क्लब के सदस्य बने थे भाई। एक क्लब हुआ करता था फ्रांस में, जोकोबिन क्लब का सदस्य भी ये बने थे भाई। ठीक है, और आपको मैं बता दूं इनकी जो मृत्यु हुई थी 1799 में, 1799 फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी आपकी मृत्यु हो गई थी भाई। किसकी? आपके टीपू सुल्तान की भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है भाई? ऑप्शन है लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश और पीला प्रकाश। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर लगाएंगे भाई नीला प्रकाश। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं भाई, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। यानी हम यहां समझते हैं, आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं भाई। कौन कौन से? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, जब ये एक स्पेक्ट्रम पे पड़ते हैं भाई, जब ये एक स्पेक्ट्रम पे पड़ते हैं तो ये सारे रंग आपके क्या है? बिखर जाते हैं भाई। ठीक है, अब क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है? बेजानी हपीनाला, बेजानी हपीनाला, नहीं बे फॉर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और आपका लाल, यानी VIBGYOR, यानी विब ग्योर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक ऊर्जा किस रंग में होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा आपकी बैंगनी रंग में होती है भाई। ठीक है भाई, अगर बैंगनी नहीं है तो फिर आपका आएगा आंसर क्या? जामुनी, जामुनी नहीं तो फिर आपका आएगा भाई नीला, यानी ये आपके कर्म अनुसार है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किस रंग में होगी? बैंगनी में। ये बैंगनी के उल्टा बिल्कुल लाल होगा भाई, बैंगनी के उल्टा होगा बिल्कुल लाल। अगर बैंगनी में सर्वाधिक ऊर्जा है तो सबसे कम ऊर्जा किस में होगी भाई? तो आपके लाल रंग में सबसे कम ऊर्जा होगी भाई। दूसरा, सबसे ज्यादा परकिरणन यानी स्कैटरिंग किस में होता है भाई? तो बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है। अब पूछेगा कि सबसे कम स्कैटरिंग किसका होता है, परकिरण किसका होता है? तो आप बता दोगे लाल रंग का भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे कम परकिरण, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो ये आपका गर्द दिखा हुआ है, परकिरण नहीं होगा पे, यहाँ आपका तरंग दैर्ध्य होगा भाई, तरंग दैर्ध्य। यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है भाई? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है आपकी बैंगनी रंग की, और सबसे ज्यादा किसकी? इसका उल्टा बिल्कुल लाल रंग की सर्वाधिक आपकी तरंग दैर्ध्य होगी भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था आपका लोकनाथ, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपका, बधाई कौन सी विधा है? देखो शब्द को पकड़ो भाई, विधा बोला है भाई, बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई जो आपकी बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है भाई। बधाई बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है, इसकी क्या है? एक विधा है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? तो ये कथन आपका JB से का भाई। JB से का कहने का मतलब आपका भाई जीन 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 बैप्टिस्ट, जीन बैप्टिस्ट से, जीन बैप्टिस्ट से ने ये आपका कथन दिया था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, और इसने इसके लिए 2 नियम दिए थे। पहला नियम था आपका कि ये जो आपका थ्योरी है ये किस पर बेस है? वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय
और आपका मुद्रा विनिमय, मुद्रा से आप विनिमय कर सकते हो। ठीक है, यानी वस्तु विनिमय, यानी वस्तु का एक्सचेंज मेथड क्या है, यानी मैं कह सकता हूं कि अनाज से भी हम कोई वस्तु खरीद सकते हैं भाई, अनाज से भी हम कोई वस्तु खरीद सकते हैं, जैसे हम पहले भी खरीदे थे, अनाज से हम सब्जी खरीदते थे। और मुद्रा विनिमय यानी मुद्रा से हम मुद्रा भी खरीद सकते हैं और मुद्रा से हम कोई चीज भी खरीद सकते हैं। तो पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। तो आपका जेबी से, जेबी से मतलब जीन बैप्टिस्ट से ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था भाई। आपका अगला क्वेश्चन है माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरी जिंदगी है, ये किसकी आत्मकथा है? ये आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी की आपकी आत्मकथा है। आपसे राम मनोहर लोहिया जी की भी आत्मकथा आपकी पूछी ही जाती है किसी ना किसी पेपर में। तो इनकी आत्मकथा थी भाई गिल्टी, गिल्टी, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज, इंडियाज पार्टीशन। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो ये थी आपकी सुचेता कृपलानी। ठीक है भाई, सुचेता कृपलानी जो है आपकी उत्तर प्रदेश की फर्स्ट मुख्यमंत्री, फर्स्ट मुख्यमंत्री, वो भी कैसी? महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, पुरुष में तो आपके गोविंद बल्लभ पंत थे आपके। और सुचेता कृपलानी ने जिस विपक्षी पार्टी के व्यक्ति से शादी की थी उनका नाम था जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? तो आपका 24 अक्टूबर है जो आपका विश्व विकास सूचना दिवस मनाने को यूएनओ ने ये पहल की थी भाई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, अदी जौहर, अदी जौहर जैसी शिष्टाचार के शब्दों का आपका क्या अर्थ है? तो ये जो तीनों शब्द हैं जैसे कि गजन, वादिया और अदी जौहर, ये शिष्टाचार के जो शब्द हैं इनका अर्थ है सीधा सीधा धन्यवाद। क्या भाई इसका अर्थ? धन्यवाद। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपका भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो आपकी जो सशस्त्र सेना थी हमारी और पाकिस्तान से हाजी पीर की जो लड़ाई हुई थी वो आपकी 1965 में हुई थी भाई। ठीक है, हमारे जो पीएम थे, पीएम लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लड़ाई होने के अगले साल 1966 में ये एक शांति समझौते पर गए जिसको कहते ताशकंद समझौता। ठीक है, ये पाकिस्तान के और भारत के बीच होता ताशकंद। और फिर अगले ही साल इनकी मृत्यु हो गई थी उसी वर्ष जो 1966 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई या किस समझौते के दौरान हुई? तो ताशकंद समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे भाई। क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। आपने बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय सुने होंगे, एक है आपका हीनयान, एक है आपका महायान और एक है आपका वज्रयान। ठीक है, और ये जो महायान है, ये जो आपका महायान है, महायान संप्रदाय के ही संस्थापक माने जाते हैं आपके कौन? नागा अर्जुन इसके संस्थापक थे, यानी इन्होंने इसकी स्थापना की थी। महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? नागा अर्जुन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मिलिंद पन्हो,
मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक प्रकार का एक शास्त्र ग्रंथ है, एक तरह की एक पुस्तक है। आप मुझे बताओगे कि इस मिलिंद पन्हो में किस किस का संवाद है, किस किस का संवाद है और ये किस वंश से संबंधित है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, यानी किस धर्म से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। एक शब्द और आता है अनपढ़ की जगह, निरक्षर। निरक्षर यानी जो कुछ भी ना जानते हो। तो आपका अकबर जो ना ऐसा शासक था जो बिल्कुल अनपढ़ था भाई। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ जाएगा, चलो ये तो अनपढ़ है, और सर्वाधिक पढ़ा हुआ, सर्वाधिक जो साक्षर शासक था मुगल काल में, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, तुगलक, ये आपका सॉरी, लेकिन ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये सॉरी माफी चाहता हूं, ये आपका ये दिल्ली सल्तनत हो गया, ठीक है। लेकिन ये पूछा जाता है कि सबसे सर्वाधिक जो पढ़ा लिखा शासक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम आता है वैसे, जो जिन्होंने आपकी दिल्ली राजधानी जो है स्थानांतरित की थी, दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र में ले गए थे। अगला क्वेश्चन है कि कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, हालांकि कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है। तो नेपाल एक ऐसा देश था जिसने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था, जिसमें राष्ट्रगान था, हम सैकड़ों फूल हैं, जय जय नेपाल है। हम सैकड़ों फूल हैं, हम सैकड़ों फूल हैं, और आपका जय जय नेपाल है, जय जय नेपाल है। ये इसका राष्ट्रगान है भाई, ठीक भाई। और इसके जो एक बोल है ना, इसके जो बोल हैं, जो इसके पंक्तियां हैं, इसको लिखा था प्रदीप कुमार राय ने, प्रदीप कुमार राय। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताओगे कि ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था भाई, जिसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था भाई। अगला क्वेश्चन आपका, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, यह कहाँ स्थित है। तो भाई आपका ये मेरठ में स्थित है। क्या नाम था आपका, विक्टोरिया पार्क, जिसका नाम क्या है, जंग ए आज़ादी पार्क भाई, ठीक है। लेकिन एक विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल का आपका, ये आपका पड़ेगा कोलकाता में, कोलकाता, ठीक है। एक आपका बहादुर पार्क भी पूछा जाता है, बहादुर पार्क, बहादुर पार्क, बहादुर पार्क आपका कहाँ है भाई, ये पड़ता है आपका बांग्लादेश में, बांग्लादेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से, यानी एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, तो उसे कैसे अलग किया जा सकता है। यानी आपके क्या है, दो गिलास हैं कांच के और एक दूसरे से चिपक जाते हैं, यानी एक के अंदर दूसरा गिलास फंस जाता है, तो ये कह रहा है आप इसको कैसे अलग करोगे। ऑप्शन है, अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलास को शीतल जल में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, या जोर से पीट पीट कर। देखो ये तो ऑप्शन होगा नहीं कि जोर से पीट पीट कर, क्योंकि भाई कांच का गिलास है भाई, वो टूट जाएगा भाई, ठीक है भाई। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका सी ऑप्शन है, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल दिया जाए, तो अंदर का गिलास अपने आप ही उसमें से क्या है भाई, छूट जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। थॉमस रो के बारे में आपको बता दूं, जब 1615 में जब ये जहांगीर से मिलने के लिए आया था, तो इसकी भेंट जहांगीर से कहाँ हुई थी, अजमेर के किले में,
अजमेर, अजमेर का किला, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन जब आपका 1608 में जो पहला 1608 में जो कैप्टन हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस, तो कैप्टन हॉकिंस कहाँ आकर मिला था? तो कैप्टन हॉकिंस आके मिला था राज दरबार में, राज दरबार में। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो सबसे ज्यादा यूरेनियम का भंडार आपका ऑस्ट्रेलिया में भाई। ठीक है, ये तो आपके एक पूछेगा आपका भंडार, भंडार, और दूसरा पूछेगा आपका उत्पादन, कि उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन है? भंडार में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और उत्पादन में है आपका सबसे ज्यादा कजाकिस्तान। आप मुझे कमेंट में बताओगे कजाकिस्तान की राजधानी क्या भाई? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है आपकी? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती, यानी कौन सी यमुना की सहायक नदी है? ऑप्शन है केन, सोन नदी, चंबल और बेतवा। अभी मैंने आपको पीछे बताया, जो सोन नदी है ना, वो सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। कहाँ मिलती है? पटना के समीप, बिहार में, पटना के समीप। ठीक है, लेकिन अब कौन कौन सी नदी है जो आपकी यमुना की सहायक नदी है? तो इसके लिए एक ट्रिक है, बेच के सिंध, बेच के सिंध, यानी बे फॉर बेतवा, च फॉर चंबल, के फॉर कैन, और सिंध माने काली सिंध, काली सिंध। ठीक है, और यमुना गंगा से कहाँ मिलती है? गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का मिलन होता है प्रयागराज में, प्रयागराज में। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है आपकी कौन सी? यमुना। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक जो है आपका, वो उत्तर प्रदेश और बिहार, यूपी प्लस बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा भाई, यूपी और बिहार। बाद में नेपाल को भी कुछ पानी इसमें दिया गया था भाई आपका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? भूमि मापांकन की जो व्यवस्था है वो सबसे पहले आपकी शेरशाह सूरी ने चालू की थी भाई। ठीक है ना, लेकिन इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ये प्रथा स्टार्ट की थी। शेरशाह सूरी ने क्या स्टार्ट किया? सबसे पहले एक इसने भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग किया। कौन सा? गज सिकंदरी, अपने नाम पर ही गज सिकंदरी। ठीक है, जो कि कितने अंक का था? 32 अंक, 32 अंक। इन्होंने सबसे पहले सन की डंडी, सन की डंडी, सन की डंडी का इस्तेमाल भी इन्होंने किया था भाई। ये जो है सूर्यवंश के संस्थापक थे, सूर्यवंश के ये संस्थापक थे शेरशाह सूरी। अब इनकी मृत्यु के लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका मकबरा, मकबरा कहाँ है इनका? सासाराम, सासाराम, सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, इनका बड़ा फेमस युद्ध आपका चौसा का, पहला बिलग्राम, बिलग्राम या कन्नौज, एक ही बात है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1539। और दूसरा आपका चौसा के युद्ध, डे आपका ट्रिक थी डे 24। देखो चौसा का जो युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था 1539 में। चौसा का हुआ था 1539 में,
और बिलग्राम और कन्नौज का हुआ था 1540 में। ठीक है, ये किस किस के बीच हुआ आपको भाई? जो मुगल बादशाह था हुमायूं, ये दोनों में जो है शेरशाह सूरी जीते थे भाई। ठीक है भाई। 1545 में एक युद्ध के दौरान ही कालिंजर विजय, कालिंजर में जो है गोला फटने से इनकी मृत्यु हो गई। गोला फटने से, तोप का गोला फटने से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, देखो कंफ्यूजन नहीं होना भाई। जो ये एक ट्रिक मैंने बताई थी डे 24, ये हालांकि ये ट्रिक किसके लिए थी? हुमायूं द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। इनमें से दो युद्धों की चर्चा मैंने आपसे भी की थी, चौसा और बिलग्राम। चौसा 1539 में और बिलग्राम 1540 में। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी भाई। अगला क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक है। तो शहद का मुख्य घटक आपका फ्रैक्टोज क्या है? ये सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा भाई। ठीक है, एक होती है आपकी लैक्टोज को क्या है? प्राकृतिक शर्करा कहते हैं भाई, प्राकृतिक शर्करा। ठीक है, लैक्टोज कहां मिलता है आपका? दूध में। अब एक पूछता है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? या गेहूं की जो रोटी होती है उसमें पाया जाता है ग्लूटीन पाया जाता है। ठीक है, दूध में जो प्रोटीन होता है, जो पचाने वाला प्रोटीन होता है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है? जो दूध पचाने वाला एंजाइम, उसका नाम भाई आपका क्या? रेनिन। क्या है? दूध पचाने रेनिन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है। इसमें एक शब्द कैवल्य है। कैवल्य जिसका अर्थ है, देखो कैवल्य क्या होता है? कैवल्य क्या है? हमारी जो इंद्रिय है, हमारी इंद्रिया और प्लस हमारी ज्ञानेंद्रिया, इन पर इनको जो भी वश में कर लेता है, उसे हम कहते हैं कि उसको कैवल्य की प्राप्ति होगी। यानी अर्थात जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे ही कहते हैं कि उसने क्या है? कैवल्य की प्राप्ति कर ली भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन शब्द के जनक थे आपके फंक। ठीक है, विटामिन आपके होते क्या है? विटामिन जो आपके शरीर की वृद्धि के लिए, ठीक है, प्लस जो आपके जो उपापचयिक क्रिया होती हैं, उनके लिए आवश्यक होते हैं भाई। ठीक है, अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं भाई कि विटामिन बी और सी जो होते हैं वो वाटर में घुलनशील होते हैं, और विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं भाई। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो बदायूनी जो था, इसने अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसकी आलोचना की थी। अबुल फजल के बारे में देखते हैं भाई। अबुल फजल ने जो है अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। आप कमेंट में बताओ कि किस भाषा में लिखी गई है आपकी अकबरनामा भाई। ठीक है, ये अबुल फजली जो है दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था भाई। धर्म का मुख्य
पुरोहित। ठीक है, लेकिन ये जो दीन ए इलाही धर्म है, इसको मानने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू, फर्स्ट एंड लास्ट हिंदू, प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था आपको भाई? प्रथम और अंतिम हिंदू आपको था बीरबल। बीरबल, आप मुझे बताओगे कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष भाई आपका हम्पी में। हम्पी पड़ता है आपका कहाँ भाई? कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में, कर्नाटक में है। और विरूपाक्ष मंदिर जो है किसको समर्पित है? ये आपके भगवान शिव को समर्पित है। शिव भगवान को आपको समर्पित है। कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो आपके ये थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक था। सबसे महान शासक की मैं बात करूं तो कौन था भाई? वो राजेंद्र प्रथम ही था भाई। ठीक है, राजेंद्र प्रथम की कुछ उपाधि है, जैसे गंगई कोंड। कौन सी उपाधि है? गंगई कोंड। ठीक है, इन्होंने एक नगर की स्थापना भी की थी, गंगई कोंड चोलपुरम। नगर की स्थापना किसने की थी भाई? राजेंद्र प्रथम ने। अब यह है चोल वंश। कौन सा वंश है? चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक था आपका विजाल्य। विजाल्य। राजधानी थी तंजावुर या तंजौर, जो भी आपका पेपर में आ जाए भाई। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगले जो क्वेश्चन भाई वो सारे करंट अफेयर के भाई, वो हम आपको कराएंगे नहीं भाई। तो भाई आज का था आपका ये 8वें नंबर का लेक्चर। तो आप मुझे बताओ आपको ये लेक्चर कैसा लगा, प्लस आपका जो सुझाव है वो भी आप मुझे बताओ भाई, आपके क्या क्या सुझाव भाई। ठीक है, तो भाई जय हिंद जय भारत। आपके पास समय बहुत कम है भाई, तो आप तैयारी करो सही से। ठीक है भाई, थैंक यू।